साल था 1539। गंगा के मैदानों पर मानसून की पहली बौछारें बरस रही थीं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। ये मौसम का नहीं, सल्तनतों के टकराने का तूफान था। ये कहानी सिर्फ तलवारों और तोपों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सब्र और साजिश की, विरासत और जिद की। ये कहानी है उस एक रात की जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर कौन बैठेगा, एक शहंशाह का बेटा या फिर एक मामूली सा कहते जागीरदार। हैं, इतिहास में सबसे बड़ी जंगें मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ी जाती हैं। ये जीती जाती हैं रणनीति से, सब्र से और सही मौके के इंतजार से। 16वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसे ही महासंग्राम के मुहाने पर खड़ा था, और इस कहानी के दो किरदार थे। एक तरफ मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसे एक साम्राज्य विरासत में मिला था, और दूसरी तरफ बिहार के धूल भरे मैदानों से उठा एक अफगान, फरीद खां, जिसे दुनिया बहुत जल्द शेर शाह सूरी के नाम से जानने वाली थी। लेकिन इस टकराव की वजह को पूरी तरह से समझने के लिए हमें जरा वक्त में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब हिंदुस्तान की जमीन पर एक नए साम्राज्य का सूरज बस उग ही रहा था। हमें यह जानना होगा कि जो मुगल सल्तनत की नींव इतनी मजबूत नजर आ रही थी, उसमें दरारें आखिर पड़ कहां से रही थी। 1526 दिल्ली सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी की हुकूमत अंदर ही अंदर अपने ही सरदारों की साजिशों से खोखली हो चुकी थी। इसी उथल-पुथल के बीच मध्य एशिया से एक तैमूरी शहजादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान की दहलीज पर आ पहुंचा। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। पानीपत का मैदान। एक तरफ लोदी की लाखों की फौज, हजारों घुड़सवार, जंगी हाथी, दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर सिपाही पर जंग के अनुभवी। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया: तोपें। उस दिन तोपों की गरज ने सिर्फ लोदी के हाथियों को ही नहीं डराया, बल्कि दिल्ली सल्तनत की किस्मत पर भी ताला लगा दिया। और इसी के साथ हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पर यह साम्राज्य अभी एक नाजुक पौधे जैसा था। बाबर सिर्फ 4 साल ही हुकूमत कर सका, और 1530 में उसकी मौत ने इस नए साम्राज्य का सारा बोझ उसके अनुभवीहीन बेटे हुमायूं के कंधों पर डाल दिया। ये ताज फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का बिस्तर था। साम्राज्य अभी जड़ें जमा ही रहा था, और चारों तरफ दुश्मन थे। पश्चिम में बहादुर शाह का गुजरात, पूरब में वो अफगान सरदार जो अपनी खोई हुई सत्ता वापस चाहते थे, और राजपूताना की तलवारें जो हमेशा म्यान से बाहर ही रहती थीं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा तो महल की दीवारों के अंदर ही था। हुमायूं के अपने सगे भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल दिल्ली के तख्त पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। उनकी जलन, उनकी साजिशें सल्तनत को अंदर से दीमक की तरह चाट रही थीं। असल में मुगल सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही बटी हुई और कमजोर थी। और इतिहास गवाह है, जब घर की दीवारें ही कमजोर हों तो बाहर का तूफान उन्हें गिराने में देर नहीं लगाता। इसी वक्त जब हुमायूं दिल्ली में अपने ही घर की साजिशों में उलझा हुआ था, उससे हजारों मील दूर बिहार की जमीन पर एक और तकदीर लिखी जा रही थी। एक ऐसे अफगान सरदार की तकदीर जो गुमनामी के अंधेरे से निकलकर हिंदुस्तान का नया सूरज बनने वाला था। देखिए, इन दोनों का फर्क ही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। एक तरफ था हुमायूं, शहंशाह बाबर का बेटा। सल्तनत उसे चांदी की थाली में सजाकर मिली थी, लेकिन यह विरासत चुनौतियों से भरी थी। और दूसरी तरफ था शेर खां, एक मामूली जागीरदार का बेटा, जिसके पास विरासत में देने के लिए सिर्फ उसकी अपनी हिम्मत और समझ थी। उसने जमीन से उठकर अपनी ताकत बनाई, बिखरे हुए अफगान कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा किया। तो ये कहानी थी पैदाइशी हक और खुद कमाई हुई काबिलियत के बीच की टक्कर की। ये तकदीर के दो शहजादों का मुकाबला था। शेरशाह का असली नाम था फरीद खान। वो बिहार के सासाराम में एक छोटे से जागीरदार हसन खान सूर के घर पैदा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में बचपन से ही बड़े ख्वाब थे। पिता से कुछ अनबन हुई तो वो ज्ञान की तलाश में जौनपुर चला गया, जिसे उस जमाने में पूरब का शिराज कहते थे। वहां की पाठशालाओं में उसने सिर्फ फारसी और अरबी नहीं सीखी, बल्कि इतिहास के पन्नों से सिकंदर और तैमूर जैसे विजेताओं की रणनीतियों को भी अपने जहन में उतार लिया। वो एक ही वक्त में एक आलिम भी था और एक सिपाही भी, जिसके एक हाथ में किताब थी तो दूसरे में तलवार। के बारे में एक मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि एक बार शिकार के दौरान बिहार के शासक बहार खान लोहानी पर एक शेर ने हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फरीद ने अपनी तलवार के एक ही झटके में शेर को ढेर कर दिया।
उसकी इस बेमिसाल बहादुरी को देखकर बहार खान ने उसे शेर खान का खिताब दिया। कहते हैं उस दिन फरीद खान मर गया और शेर खां का जन्म हुआ, एक ऐसा नाम जिसकी दहाड़ बहुत जल्द दिल्ली के तख्त तक सुनाई देने वाली थी। शेर खान की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी, नहीं, ये एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह एक एक चाल सोच समझकर चलने का नतीजा थी। उसने अपना सफर बिहार के शासक बहार खान लोहानी के एक मामूली मुलाजिम के तौर पर शुरू किया। अपनी काबिलियत और वफादारी का दिखावा करके उसने पहले शासक का भरोसा जीता और फिर उसके जवान बेटे का संरक्षक बन गया। जब लोहानी की मौत के बाद बिहार में सत्ता के लिए खींचतान शुरू हुई तो शेर खान ने सही वक्त पर अपना दाव खेला। उसने एक एक कर बिहार के मजबूत किलों जैसे कि चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। बहुत जल्द वो बिहार का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन बिहार तो महज एक पड़ाव था, उसकी असली मंजिल थी बंगाल, पूरब का खजाना। कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां इन दो ताकतों का टकराना तय था। एक तरफ था दिल्ली का बादशाह जो अपनी सल्तनत बचाने की फिक्र में था, और दूसरी तरफ था पूरब का शेर जो अपनी सल्तनत बनाने निकला था। टकराव के लिए मैदान अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। 1537 में हुमायूं ने आखिरकार पूरब की तरफ देखा। उसने शेर खान को महज एक बागी सरदार समझा और उसे कुचलने के लिए एक बड़ी फौज लेकर निकल पड़ा। वो बंगाल की अमीर राजधानी गौड़ पर कब्जा करने में कामयाब भी हो गया। लेकिन यहीं हुमायूं ने एक ऐसी गलती की जो उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। जीत के नशे में वो महीनों तक गौड़ के महलों में ऐशो आराम में डूबा रहा और उधर शेर खान ने इस वक्त का पूरा फायदा उठाया। एक शिकारी की तरह उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसने आगरा और दिल्ली लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए और गंगा घाटी पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। जब तक हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस लौटने का फैसला किया, तब तक वो पूरी तरह से घिर चुका था। जून 1549 मानसून की बारिश के बीच बिहार के चौसा नाम के एक छोटे से गांव के पास थकी हारी मुगल सेना का सामना शेर खान की ताज़ा दम फौज से हुआ। जश्न और लापरवाही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल साबित हुई। उसने शेर खान की चालाकी और उसके इरादों को पहचानने में बहुत देर कर दी थी। अब चौसा के कीचड़ भरे मैदानों में गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच बादशाह हुमायूं एक कैदी की तरह फंस चुका था। बाहर निकलने का हर एक रास्ता बंद था। और अब कहानी उस रात और उस सुबह की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चौसा का मैदान जहां एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। करीब 3 महीने तक दोनों सेनाएं चौसा के मैदान में आमने सामने डटी रहीं। हर दिन सिपाही कीचड़ और उमस से जूझते रहे। किसी ने भी पहला वार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन ये इंतजार शेर खान के हक में था। मॉनसून जोर पकड़ रहा था और गंगा नदी का पानी हर दिन बढ़ रहा था। और यही हुमायूं ने एक और बड़ी गलती की। उसने अपना कैंप नदी के किनारे एक नीची जमीन पर लगाया। ये एक तरह से खुदकुशी करने जैसा था। शेर खान अपने ऊंचे मोर्चे से सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं, मौसम से भी लड़वाना है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और फिर 25 जून की रात शेर खान ने अपना आखिरी पासा फेंका। उसने एक ऐसा दुस्साहसी प्लान बनाया जो या तो उसे बादशाह बना सकता था या उसकी पूरी फौज को तबाह कर सकता था। प्लान 3 हिस्सों में बटा था। एक छोटी टुकड़ी वो सामने से हमला करने का नाटक करेगी ताकि मुगलों को लगे कि हमला सामने से हो रहा है, जबकि सबसे बड़ी और सबसे तजुर्बेकार टुकड़ी रात के अंधेरे में एक लंबा चक्कर काटकर मुगल कैंप पर पीछे से हमला करेगी, जहां से हमले की कोई सोच भी नहीं सकता था। और तीसरी टुकड़ी नदी की तरफ से घेरा डालेगी ताकि भागने का एक भी रास्ता ना बचे। ये एक क्लासिक सैन्य रणनीति थी, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बेखबर मुगल सेना का निकलना नामुमकिन था। 26 जून 1539 सुबह होने से ठीक पहले का वक्त, वो पहर जब रात सबसे ज्यादा काली और नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। मुगल कैंप गहरी खामोशी में डूबा था। थके हारे सिपाही अपने खैमों में सो रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि मौत चुपके से उनकी तरफ बढ़ रही है। अंधेरे की आड़ में हजारों अफगान सैनिक किसी साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। इतिहास का एक सबसे निर्णायक और क्रूर हमला बस शुरू होने ही वाला था। अचानक अल्लाहू अकबर के नारों ने रात की खामोशी को चीर दिया। इससे पहले कि सोए हुए मुगल सिपाही कुछ समझ पाते कि हो क्या रहा है, अफगान सेना 3 तरफ से उनके कैंप में घुस चुकी थी। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और भगदड़ मच गई।
नींद में डूबे सैनिक अपने हथियार ढूंढ रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफगान घुड़सवारों की तलवारें अंधेरे में कहर बरसा रही थी। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक सुनियोजित कत्लेआम शेर था। खान की योजना उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो रही थी। जो बदनसीब मुगल सैनिक तलवारों से बच गए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जिस गंगा को वो अपनी जान बचाने का जरिया समझ रहे थे, वही उनकी कब्रगाह बन गई। मॉनसून में उफनती नदी का बहाव इतना तेज था कि बड़े से बड़ा तैराक भी उसे पार नहीं कर सकता था। हजारों सैनिक अपने भारी भरकम लोहे के कवच के बोझ तले नदी की लहरों में हमेशा के लिए समा गए। इसी भगदड़ के बीच बादशाह हुमायूं भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। वो अपने घोड़े के साथ नदी पार करने की कोशिश में था, लेकिन घोड़ा फिसल गया और हुमायूं सीधा गंगा में जा गिरा। उसकी मौत लगभग तय थी, लेकिन तभी एक साधारण पानी ढोने वाला, जिसका नाम निजाम भिश्ती था, ने उसे देखा। उसने अपनी चमड़े की मश्क यानी पानी भरने का थैला हुमायूं की तरफ फेंका और उसी के सहारे बादशाह ने अपनी जान बचाई। एक साम्राज्य का मालिक और उसकी जान बचाई एक मामूली चौसा के भिश्ती ने। मैदान पर जब सूरज निकला तो उसने एक तबाह हो चुके साम्राज्य का मंजर देखा। मुगल सल्तनत की कमर टूट चुकी थी और इसी तबाही की राख से एक नए शहंशाह का उदय हो रहा था। एक ऐसा बादशाह जिसकी विरासत की छाप आज भी हिंदुस्तान की सड़कों और सिक्कों पर मौजूद है। इस जबरदस्त जीत के बाद शेर खान ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। उसने शेर शाह आलम सुल्तान अल आदिल का खिताब लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। अब वो सिर्फ एक अफगान बागी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के नए सूर साम्राज्य का संस्थापक था। चौसा की हार ने हुमायूं को तोड़ दिया था, लेकिन शेर शाह ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उसने हुमायूं की बची खुची सेना को भी कुचल डाला। इस बार हुमायूं को अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से ही भागना पड़ा और अगले 15 साल वो एक बेतख्त बादशाह की तरह दर बदर भटकता रहा। हुकूमत भले ही सिर्फ 5 साल चली, लेकिन ये 5 साल हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत अहम साबित हुए। उसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आज़म बनवाई, जिसे आज हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। उसने पहली बार एक मानक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया नाम दिया, वही नाम जो आज हमारी मुद्रा की पहचान है। उसने व्यापार और संचार के लिए एक शानदार डाक व्यवस्था और हर कुछ मील पर मुसाफिरों के लिए सरायों का जाल बिछाया। उसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जिसे आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया। इतिहास की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत ने अभी एक और पन्ना पलटना बाकी था। मुगल साम्राज्य, जो लगभग मिट चुका था, एक बार फिर उठकर खड़ा होने वाला था। 1545 में एक किले की घेराबंदी के दौरान बारूद के धमाके में शेर शाह की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका सूर साम्राज्य उसके नाकाबिल वारिसों के हाथ में आकर बिखरने लगा। किस्मत ने हुमायूं को एक और मौका दिया। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उसने फारस के शाह की मदद से एक नई सेना बनाई और 1555 में वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन तख्त का सुख उसकी किस्मत में ज्यादा दिन नहीं लिखा था। कुछ ही महीनों बाद अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई, पर वो अपने पीछे एक वारिस छोड़ गया था, 13 साल का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और यही लड़का आगे चलकर मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी बुलंदियों पर ले जाने वाला था। चौसा का युद्ध महज एक लड़ाई नहीं, एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की धारा को हमेशा बड़ी-बड़ी सेनाएं या ताकतवर शहंशाही ही नहीं मोड़ते। कभी-कभी एक इंसान का दिमाग, सही वक्त पर बनाई गई एक योजना और एक रात का अंधेरा एक पूरी सल्तनत की तकदीर लिखने के लिए काफी होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक रात में लिया गया फैसला सदियों तक एक साम्राज्य का रास्ता तय कर सकता है।